एक तरफ हरियाणा में जो है वो नूर का मसला चल रहा था, पूरे टीवी पर जो है वो नूर का मसला जो है वो मुसलमानों की तरफ से हुआ करके ऐसी पेश की गई थी। जब तक इंडिया टुडे ने वहां पर लोगों के हाथ में बंदूकें, लोगों के हाथ में तलवारें, दूसरे हथियार जब तक नहीं बताया, तब आम आदमी यही समझता था कि मुसलमानों ने किया हुआ था। लेकिन जैसी ये तस्वीर आई वैसी लोगों की ज़हनियत बदलना शुरुआत हुई और उसी वक्त महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जिस मुर्दे को हमने गाड़ दिया था उसको उठाने की कोशिश हुई। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों से आप लोगों ने सावधान होना चाहिए, ना सिर्फ सावधान होना चाहिए लेकिन इनकी राजनीति को भी हम लोग ने पहचानना चाहिए। ये मुसलमानों के हक की राजनीति है या मुसलमानों के बर्बादी की राजनीति है, इसका हम लोग जब तक फैसला नहीं कर पाएंगे तब तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों की राजनीति जो है वो सही रास्ते पे नहीं आए। जो गलत है उसको हम लोग ने गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको हम लोग ने सही कहना चाहिए, तब जाके लोगों की राय बनती है, लोगों को पता चलता है कि अपने हक में क्या है और अपने हक में क्या नहीं है। ऐसी एक परिस्थिति है और इसलिए मैंने कहा कि अबुल भाई ने जो हिम्मत दिखाई पेश करने के आपके यहाँ की जो मुर्दा गाड़ चुका था मुर्दे को उठाने की कोशिश की, मेरे ख्याल से हम लोग ने जगह जगह पर इसको बताना चाहिए कि भाई जो गुजर चुका है उसको हम लोग क्यों उखाड़े। आज सवाल यह है, परिस्थिति और खराब हो, दंगे और होंगे, करने की कोशिश होगी, ऐसा नहीं कि नहीं। और उसकी वजह यह है कि पांव के नीचे की जो जमीन है वो खिसक गई। धीरे धीरे जैसे ये मणिपुर का मामला है उसी की बात करूं, तो मणिपुर में सबसे बड़ा कीमती मेटल कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा कीमती मेटल कौन सा है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा कीमती मेटल कौन सा है? क्या मुसलमान व्यापारी है, पूरा कारोबार करता है, तो इस बात की तो आपको जानकारी होगी कि कौन से मेटल को कितना प्राइस मिलता है, कीमत मिलती है। मणिपुर के जंगलों में दो चीजें की खोज होगी, एक है प्लैटिनम और दूसरा है यूरेनियम। यूरेनियम तो मान लीजिए कि उसकी कोई मोल है ही नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है क्योंकि उससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता। सोने से ज्यादा कीमती जो है वो प्लैटिनम है, ये तो हम लोग सब जन जानते हैं। मामला जैसे खुलता जाएगा कि ये खनिज जो है इसके अधिकार किसको, सिर्फ अधिकार ना मिले, लेकिन जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था उसमें कई सारी खूबियां हैं। जैसे एक खूबियां मुसलमान खुद ही जानता है कि 25 और 26 जो संविधान का जो कलम है उसके मुताबिक जो है मुसलमानों के धार्मिक अधिकार जो है बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता।
या किसी ने कुछ दिन पहले एनकेपी साल्वे जो सबसे बड़े माहिर वकील हैं, उनका एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे किसी के पर्सनल लॉ पे आंच नहीं आनी दे सकती है, क्योंकि उनको संविधान ने उसी तरह की हिफाजत वहां पर की। ये जैसे मुसलमानों की बात है, वैसी आदिवासियों की बात है। आदिवासियों का मसला जो है वो पानी है, जंगल है, जमीन है, और इसी की वो पूजा करते हैं। नैसर्गिक तौर से अपनी जिंदगी गुजारते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमारा अगर आप लोगों ने आदिवासियों का अगर जुलूस दिखा हो, उनके जो बयान होते हैं, उनका जो स्लोगन होता है कि जल जंगल जमीन हमारी, ना किसी के बाप की, तो इसी को लेके संविधान ने ये कहा है कि अगर आदिवासियों के इलाके में अगर कोई आपको कुछ करना है तो आदिवासियों की काउंसिल बनी हो। संविधान की जो छठी शेड्यूल है, उस छठी शेड्यूल के मुताबिक आदिवासियों के जल जंगल जमीन वो जब तक इजाजत नहीं देखते तब तक केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अब मसला ये आया है, मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ी कीमती खनिज तो मिल गई, अब उसको माइनिंग करना है तो अधिकार की जरूरत है। अब अधिकार की जरूरत है तो ये आदिवासियों से अधिकार लेना होगा, और आदिवासी जो है वो जल जंगल जमीन पानी जो है उसके साथ उसका बड़ा लगाव है, प्यार है, उससे बाहर वो जीता नहीं, आता नहीं, और खाता है नहीं, पीता नहीं। ये तो अपने को परमिशन देंगे नहीं, ये तो इजाजत देंगे नहीं, और ये इजाजत नहीं देंगे इसलिए मणिपुर और आसाम के बीच में जो इलाका है वहां पर मैथी करके एक जो ट्राइब है, प्लेन की ट्राइब है, उनको आदिवासी का दर्जा देने की बात हुई, और वहीं से ये झगड़ा शुरुआत हुआ, क्योंकि वहां पता चला कि अगर ये आदिवासी को हम लोग, इनको मैथी जो है अपने आप को हिंदू समाज का एक हिस्सा मानता है, उसको अगर आदिवासी का स्टेटस दे दिया, आरक्षण दे दिया, शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में अगर आ गया, तो जमीन खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि आदिवासियों की जमीन आदिवासी खरीद सकता है, दूसरा और कोई खरीद नहीं सकता। और वहां से जो है फिर शुरुआत हुआ, और उसी को लेके ये मामला है। और इसलिए मैं कहता हूं जैसे जैसे इनके इरादे, देश को बेचने के इरादे जैसे जैसे बाहर आएंगे, वैसे वैसे ये दंगा फैलाने की कोशिश और जोरों से करेंगे, लोगों का दिल और दिमाग हटाने की। यहां जितने भी मौलवी बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप नेकी की जिंदगी गुजारने की शिक्षा देते हैं, लेकिन आप साथ साथ उससे ये जो मिसाइल है इसका भी आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, और अध्ययन करने से मुस्लिम समाज को इसकी आगाह कर दो कि भैया मणिपुर क्या है। आप इसकी जब तक आगाह नहीं करेंगे तो वहां जहां कहीं मैं देखता हूं, 3-4 जगह मुझे खुद देखा है कि मुसलमान भाई वहां पर खड़ा हुआ है, वो सिर्फ सुनता है, जाते जाते उसको लोग पूछते भी है तो आपने कुछ कहा नहीं,
तो इतना ही कहता, आप लोगों ने कह दिया तो फिर मुझे कहने की क्या जरूरत है। दिक्कत यह है उसमें कि मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ही नहीं। अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो बगल के रास्ते से निकलने की कोशिश करेगी। अगर उसकी जानकारी हो तो उसमें हिस्सा लेगा, अपनी राय रखेगा, और जैसे अपनी राय रखेगा, अपनी बात रखेगा, तो वहां पर लोगों को इस बात का एहसान होगा कि नहीं भैया, मुसलमान सिर्फ अपना ही नहीं सोच रहा है तो देश का भी सोच रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ आप मौलवी जो बैठे हुए वो इस बात की जो है वो चर्चा जरूर करें, और जैसे जैसे राजनीति बदलते जा रही है उसका भी आगाह करें। अब जैसे अजित पवार जो है बीजेपी में गए तो कई मुसलमानों पे मुझे फोन आए, मौलवियों के भी आए, अब क्या होगा। तो मैंने कहा आप इतना कर लीजिए, ये सवाल मुझसे किया, आप दूसरों से मत कीजिए। तो बोले वजह, मैंने कहा एनसीपी का जो वोट है वो शरद पवार के पास है या अजित पवार के पास है। वो तो शरद पवार के पास है। मैंने कहा वो जब तक जाते नहीं तब तक मैंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन गए उस दिन चिंता करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हालात बदलते जा, जो हालात बदलते जा, उससे हम लोग ने जो है मुस्लिम समाज को वाक़ियात करना, बताना ये जरूरी है और मुनासिब, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्योंकि एक डर और खौफ उसके दिमाग में बैठा हुआ है और ये उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि 2024 में एक नई सरकार आएगी जिससे ये डर और खौफ जो है वो निकल जाए। लेकिन जैसे कुछ बदलाव होता है, जैसे कुछ बदलाव होता है, वापस उसके मन में एक आशंका शुरुआत हो जाती है, अब क्या होगा। और वही मैं समझता हूं कि गुमराह करने की बात दूसरे जन करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए आने वाले दिनों में काफी राजनीति यहां पे बदलेगी, मजबूर किया जाएगा लोगों को बदलने की राजनीति में। लेकिन जनता जब तय करती है बदलाव लाने का, तो वो परिस्थिति पे नहीं देखती है, वो बदलाव ला के रखती है। जब 2024 के बाद मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं है, बीजेपी की सरकार आएगी नहीं आएगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। अब इसको अमल करना है, इसको अगर अमल करना है तो मेरे ख्याल से मुसलमानों ने राजनीति बारीकी से देखना चाहिए, सोचना है। उसको हम लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक मैं समझता हूं कि कोई रास्ता नहीं। कल मान लो शिवसेना और कांग्रेस में भी मन मिठाव हो सकता है। मन मिठाव लाने में कौन सी बड़ी बात है, अखबार वाले बैठे हुए, टीवी वाले बैठे हुए, कुछ भी फेंक देते चल देता। और आम आदमी समझता अरे भैया टीवी पे आया है तो सही होगा। जैसे कि हरियाणा की नूर की बात है
उस वक्त महिलाओं पर काफी अत्याचार हुआ। दिल्ली के कुछ पत्रकार जो हमारे मित्र थे, तो हमने कहा यार जो जाके देखे आइए क्या हुआ है। परसों वो दिल्ली से लौट आया, मैं दिल्ली लौट आया तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले दंगा फसाद तो हो गया, मारपीट हो गई, गाड़ियां जला दी, घर जला दिए, मकान जला दिए, सब कुछ जला दिया, लेकिन किसी एक महिला ने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन नहीं किया, पुलिस को भी नहीं कही कि भैया मुझ पर ज्यादती हुई या मुझ पर अत्याचार। अब ऐसा है, कुछ महिलाओं पर हुआ होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बड़े पैमाने पे टीवी वालों ने, मीडिया वालों ने इस बात को उछाला था कि महिलाओं पर काफी अत्याचार हुआ, चाहे महिला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन महिलाएं महिलाएं होती है, बात गलत निकली, ऐसी अफवाहें फैलती रही। और ऐसी अफवाहों का अगर हम लोग शिकार ना बनना चाहें, ऐसी अफवाहों का अगर हम लोग शिकार ना बने, तो मेरे ख्याल से लोगों से राजनीति के बारे में गुफ्तगू करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मुझसे कई मौलवी कहते प्रकाश भाई ये हमारा काम नहीं है, मैंने कहा मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कहा मुझे एक नेता बताओ कि जिसके माध्यम से मैं मुस्लिम लोगों तक पहुंचाऊं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोशो पॉलिटिकल लीडरशिप जो मुसलमानों में चाहिए वो आप नहीं है, उसको आपको निर्माण करना होगा। और ये सोशो पॉलिटिकल लीडरशिप आपको निर्माण करना है तो ये नीचे से ही शुरुआत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि विधानसभा में, पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त हम लोग ऐसा कुछ करें कि जिससे बन बनाई परिस्थिति है वो बिगड़, लेकिन कारपोरेशन है, स्टेट असेंबली है, वहां तो हम लोग बदलाव की राजनीति कर सकते। वहां अगर बदलाव की राजनीति अगर होती है तो मेरे ख्याल से बुनियादी राजनीतिक और सामाजिक बदलाव वहां से शुरुआत होता है, सोच के बदलाव होता है। अब इसी औरंगजेब का स्टेटस रखने से ना कांग्रेस वाले को मैंने कहा वे दोनों मिलकर बयान देते, बोले नहीं प्रकाश भाई आप ही कर लीजिए। तो मैंने कहा क्यों? नहीं आप कह दिए, उसके बाद में हम लोग कहते हिम्मत नहीं है। हिम्मत की बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये जो डर जैसे मुसलमानों में वैसे उनमें भी है, मैं ये नहीं कहता हूं। क्या बात है, बहुत खूब। सवाल ऐसा है कि अब ऐसा है कि जो राजनीति पे डरते नहीं है उनके साथ में अगर मुसलमान जुड़ जाता है तो हिम्मत बढ़ती है। अच्छा उपदेश। कांग्रेस वाले गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो जानते हैं ये गलत है, लेकिन डर कहीं तो भी बैठा हुआ है कि ये कुछ कहे तो अपनी राजनीति तो नहीं खत्म होगी, अपना वजूद तो नहीं खत्म होगा। अच्छा ये डर क्यों बैठा हुआ है? मैं कहीं कांग्रेस वालों से पूछता हूं ये डर क्यों बैठा है? यार प्रकाश भाई मुसलमान पहले हम लोगों के साथ में नहीं थे, वो वामपंथियों के साथ में थे, समाजवादियों के साथ में थे, बाद में वो जनता दल के साथ में गए, वो नहीं रहे तो फिर हमारे साथ में।
बोले आज वामपंथियों की हालत क्या है, समाजवादियों की हालत क्या है। तो हमने कहा आप कहते हो कुछ बात सही है। ये जो मुसलमानों के राजनीति में एक गलत राजनीति शुरुआत हो चुकी है, और वो ये है कि जीतने की राजनीति। अब मान लो यहां से जीत गया, मुझसे पहले उसने जाके औरंगजेब के कब्र पर हाजिरात देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, समाज और ये पैदा करते करते हम लोग किसके साथ में बैठे। यहां जो डरता नहीं है, आदिवासी किससे डरता नहीं, पिछड़ा वर्ग जो है वो किसी से डरता नहीं है, दलित है वो किससे डरता नहीं है, और ये जो नोमैड्स है ये तो किसी को पूछते भी है। अगर मुसलमानों ने अपनी से जुड़ के अगर शुरुआत की, इससे मिल के अगर शुरुआत की, तो बुनियादी बदलाव होगा मुझ पे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमानों की राजनीति जो है वो गलत राजनीति है। जबान से मुसलमान सीधा सीधा कह देता है कि जो अल्लाह ने मुझसे कहा है कि जिस पर जुल्म हो रहा है उसके साथ में मैं होना चाहिए। यह हर मुसलमान कहता है। लेकिन उसकी राजनीति की दिशा कौन सी है? मैंने जिनका नाम लिया इन पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान इनके साथ में है तो नहीं। मुसलमान जो है वो सवर्णों के साथ में, ठाकुरों के साथ में है, राजपूतों के साथ में है, मराठाओं के साथ में है, ब्राह्मणों के साथ में है। अब मान लो जिस पर जुल्म हो रहा वो क्या कह रहा है, अरे यार सत्ता पे बैठाने वाला तो ये तो मुसलमान है, इसको ही पास साले को पहले ठोक डालो, पीट डालो। क्या बात है साहब, मतलब हकीकत में बयान कर रहा हूं। सीधे जिसके साथ में बैठ के आपकी राजनीति वो सीधे जा ठोक के आ जाए, और दंगा फसाद दिखाई देता है जिसमें मुसलमानों का भी नुकसान होता है, उसका भी नुकसान होता है। इसलिए आपकी राजनीति की जो दिशा है, राजनीति की जो दिशा है उसको बदलो। मैंने कहता हूं कि लोकसभा में बदलो, मैं कहता हूं कारपोरेशन में बदलो और असेंबली में बदलो। जीते या ना जीते, हारे या ना हारे, उससे अलग मत रखो। ये जो जीतने की राजनीति है, जीतने वाला आपके साथ में कभी होता ही नहीं है, क्योंकि आपने उसे पूछने गया तो वो क्या कहता है, मुझे थोड़ा मुसलमानों ने वोट दिया है, मुझे गैर मुसलमानों ने भी दिया, इसलिए उनका भी मुझे ख्याल करना है, और आपको बगल करके निकल जाता। इसलिए नीचे से कारपोरेशन से जो है, असेंबली में है कारपोरेशन, बंबई कारपोरेशन की अगर बात करूं 228 सीट है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। वंचित जिस क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतार देगा, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, 28
88 सीट्स की बात कर रहा हूं। अगर उस 88 सीट्स में अगर मुसलमानों ने साथ दिया तो आपको एक बदलाव दिखेगा कि जो बदलाव आने वाले राजनीति में देश भर में आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपने सही तरीके से जिस पर जुल्म हो रहा है उसका साथ आपने, और जिसको आपने जुल्म से बचाया है वो हमेशा इस बात को दिमाग में रखता है, मौलवी साहब है कि जिन्होंने मुझसे बचाया है और मैं इसके खिलाफ कभी जाना नहीं चाहिए, उसकी एक ज़हनियत बनती है। जब तक हम लोग ज़हनियत यहां की नहीं बदलते तब तक मुसलमान यहां से सुकून से नहीं रह सकता। मैं कई बार बड़े बेडरान लीडर जो है भाईचारे की बात करते हैं, मुझे प्रकाश भाई एक सेमिनार लेंगे जिसमें भाईचारे की बात होगी। तो मैंने कहा आपने बुलाया इसलिए मैं आता हूं, शरीर से आ रहा हूं लेकिन मैंने कहा दिल से नहीं आ रहा। बोले क्यों? मैंने कहा आपका ये जो भाईचारा जो है, जिनके साथ में आपका भाईचारा हो रहा है उनको तो आपने न्योता दिया ही नहीं है। जैसे पुलिस वालों की जो पीस कमेटी दंगा हुआ तो पीस कमेटी होता है, पीस कमेटी में किसको बुलाया जाता है? दो चार अच्छे लोगों को बुलाया जाता है, बाकी जो है दोनों तरफ के जो दंगाई है उनको ही बुलाया जाता है। चाय पान हो जाती है, बाद में पुलिस दोनों को कहती है भैया अभी जितना हो गया उतना ठीक है, नहीं तो साले ठोक डालेंगे, दंगा रुक जाती है। लेकिन दंगा वहां रुक गया, बदलाव की बात नहीं, परिस्थिति वैसी की वैसी रही। हम लोग को जो है वो बदलाव की राजनीति की शुरुआत करनी है, और जिस दिन ये बदलाव की राजनीति की शुरुआत होगी, यहां का जो माहौल है उसके सोच में, दिमाग में और बर्ताव में आपको बदलाव दिखाना शुरुआत होगा। लेकिन किसी न किसी की तो शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूं 88 सीटों 88 सीट्स की हम लोग बात कर रहे हैं बॉम्बे कॉरपोरेशन में। इन 28 सीटों की अगर हम लोग सही ढंग से वंचित ने उम्मीदवार दिया हुआ है, बिना सोचे जीते हारे वो अलग बात है,